Hello learners, मैं मंजू शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ विमेन मतलोडा आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूं। आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, इसीलिए वीडियो भी दो पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और सेकंड पार्ट में बात करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है वो सभी फैसिलिटीज, एक्टिविटीज या सर्विसेज जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर वहां का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है या डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे सपोर्ट करती हैं। तो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि आधारभूत संरचना, नाम से पता चल रहा है जो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उसके आधार के रूप में उपलब्ध होता है। हम कह सकते हैं कि वहां पर जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उन सभी के लिए वो सभी सुविधाएं हमें चाहिए, वो सभी फैसिलिटीज हमें चाहिए, तभी जाकर के जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उत्पादन है, उपभोग है, वितरण है, वो सभी तभी संभव हो पाती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो सभी फैसिलिटीज या एक्टिविटीज हैं जो किसी भी इकोनॉमी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इनहांस करती हैं। और इससे भी सिंपल वर्ड्स में एक बिल्कुल लेमन कंसेप्ट में हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेटअप है किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो वहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हॉस्पिटल है या स्कूल है या जो हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड टावर्स हैं, ये सभी वो फैसिलिटीज हैं जो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि आधारभूत संरचना कितने तरह की होती है। तो जैसे हमने बात की, आधारभूत संरचना दो तरह की है, जिसमें पहली है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी फैसिलिटी सर्विसेज आती हैं जो इकोनॉमी की फिजिकल प्रोडक्टिविटी को इनहांस करती हैं। इसमें आती हैं एनर्जी, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। और दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सामाजिक आधारभूत संरचना। आपको नाम से ही यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रही होगी कि इसमें वो सेवाएं आएंगी या वो सर्विसेज, वो फैसिलिटीज आएंगी जो इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी को इनहांस करती है, ताकि हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, यानी जो सामाजिक उद्देश्य हैं, जो सामाजिक टारगेट्स हैं हमारे, उनको अचीव किया जा सके। तो यहाँ से पहले इंडिविजुअल की जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस होती है, एंड देन फर्दर जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करती है। अब हम सेपरेटली जो इस वीडियो का एक हमारा पार्ट है मेन, जो जिस पर फोकस रहेगा वो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने बात की कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी सर्विसेज आती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करती हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में? एनर्जी है, दूसरा है कम्युनिकेशन और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन। तो अब वन बाय वन हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस तरीके से है, जैसे एयरपोर्ट्स, रेल, रोडवेज और पोर्ट्स, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर डिस्पोजल, ये सारी चीजें क्या हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट हैं। अब वन बाय वन हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले जानने की कोशिश करेंगे कि हैं क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले आ जाता है एनर्जी। एनर्जी क्या है? अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें तो एनर्जी का मतलब है एबिलिटी और द कैपेसिटी टू डू वर्क। सिंपल वर्ड्स में तो जो फिजिक्स के अंदर हम जिसको एनर्जी की फॉर्म में जानते हैं वो हम कहते हैं कि वो एबिलिटी या कैपेसिटी जिससे हम काम को कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी क्या है, जिसको हम यूज करते हैं टू डू वर्क और फॉर मूवमेंट।
यहाँ जहाँ पर हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए या फिर हम मूवमेंट के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल एनर्जी। हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं फॉर द वर्किंग ऑफ मशीनरी। इवन डोमेस्टिक पर्पसेस के अंदर भी हम जो भी फैन है या टीवी है वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एनर्जी है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस में एनर्जी एक बहुत एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। किस तरीके से एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमें ट्यूबवेल चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए, उसके अंदर भी हमें फ्यूल एनर्जी चाहिए। जो प्रोडक्शन है उसको मार्केट तक लेकर के जाना, या घरों में कुकिंग के पर्पज के लिए या लाइटिंग के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में कि एनर्जी कितनी तरह की है। बेसिकली एनर्जी की टाइप्स का मतलब होता है कि एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई किया गया है 4 बेसिस पर, जिसमें फर्स्ट है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, सेकेंड वन इज conventional and non-conventional, third one is primary and final sources of energy, and fourth is renewable and non-renewable sources of energy. सबसे पहले आ जाते हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी पर। कमर्शियल का मतलब होता है कि वो एनर्जी जो सोर्सेस कैसे हैं, व्यावसायिक हैं। मतलब कि नाम से हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं चीजें कि इनका इस्तेमाल ज्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए या कमर्शियल पर्पज के लिए होता है। और इसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है हमारी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो नॉन कमर्शियल एनर्जी है वो गैर व्यवसायिक है, यानी उसका व्यवसायीकरण से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। मेनली वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए उसको हम इस्तेमाल करते हैं, कंजप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें फायरवुड, एनिमल वेस्ट और एग्रीकल्चर वेस्ट आ जाते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, यानी ऊर्जा के वो स्रोत जो परंपरागत है। परंपरागत का मतलब है कि जिनकी एक परंपरा रही है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज which have long history of their knowledge and use, यानी एक लंबे समय से हम उनको जानते हैं और इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और इनमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी। बट ये जो रिसोर्सेज हैं दीज आर यूज इन टोटल डिसरिगार्ड ऑफ एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा बोदर नहीं किया जाता इनको यूज करते समय। जबकि दूसरे जो सोर्सेज हैं वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो सोर्सेज हैं ये एक तरह से कन्वेंशनल सोर्सेज के अल्टरनेट के रूप में इनको हम डेवलप करने में लगे हुए हैं, यानी ये अभी तक अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टेज के अंदर हैं। तो इनको हम डेवलप कर रहे हैं इसलिए कि ताकि कन्वेंशनल सोर्सेज एक तो लिमिटेड क्वांटिटी में भी होते हैं, दूसरा क्या है पोल्यूशन जनरेट करते हैं, तो पोल्यूशन को चेक किया जा सके, यानी उसको कंट्रोल किया जा सके। इसलिए हम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सोर्सेज हैं हमारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, बायोमास। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है प्राइमरी एंड फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्राइमरी यानी प्राथमिक। प्राथमिक सोर्सेज जो प्राथमिक स्रोत है ऊर्जा का, वो जिस रूप में मिला है उसी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द रिसोर्सेज दोज विच आर अवेलेबल टू अस एज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति से हमें बिना किसी लागत के मिले हैं और जिस फॉर्म में मिले हैं उसी में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इनमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम एंड गैस। यहाँ पर एक क्वेरी हो सकती है किसी की भी कि पेट्रोलियम को तो हम एज इट इज यूज नहीं करते हैं, हम उसको पहले रिफाइन करते हैं, बट उसको हम जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो है उसको सेकंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि हम उसको जस्ट रिफाइन करते हैं। फाइनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, ये वो सोर्सेज हैं जिनको हम एज फाइनल प्रोडक्ट यूज करते हैं, और यानी कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व है। मतलब कि हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। जैसे कोयले से बिजली बनाना,
तो कोयला प्राइमरी है, अगर एज इट इज हम उसको, वो प्राइमरी सोर्स हो गया, और लेकिन कोयले से हमने बिजली बना दी तो बिजली क्या हो गई, फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसको हम एज फाइनल प्रोडक्ट यूज करेंगे। कहाँ पर, इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करेंगे, हम एग्रीकल्चर में ट्यूबवेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप बात करते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन की, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब कि नवीकरणीय। तो रिन्यूएबल नवीकरणीय मतलब जिनको नवीनीकरण जिनका संभव है, यानी जिनको रीजनरेट किया जा सकता है इन द शॉर्ट टाइम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यानी कि एक मनुष्य की जीवन अवधि के अंदर ही हम उनको रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आ जाती हैं हमारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, और ये जो सोर्सेज हैं ये मोस्टली पोल्यूशन फ्री हैं। और क्योंकि इन सोर्सेज को, अगर ये न, पहली बात तो है कि इतनी जल्दी से खत्म होने वाले नहीं हैं, हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस में तो नहीं खत्म होने वाले हैं जैसे सोलर या विंड एनर्जी है, और अगर है भी तो ये रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, कि हमने सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हमने बना ली, अब वो जो जितना हमारे पास एक स्टॉक है, हम कह सकते हैं ग्रिड में हमारे पास कितनी है, वो अगर खत्म हो जाती है तो वो फिर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो हमारे पास है ही। तो इसीलिए इन्हें नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। तो ऑब्वियसली ये इसके अपोजिट हैं, यानी जिनको रीजनरेट नहीं किया जा सकता। ये वो सोर्सेज हैं विच आर अवेलेबल इन अ फाइनाइट स्टॉक ऑन द अर्थ, जो हमारे पास एक लिमिटेड स्टॉक में है एंड कैन नॉट बी रीजनरेटेड, और इनको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं तो इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लाखों वर्ष लग सकते हैं इसके अंदर, तो शॉर्ट स्पैन के अंदर तो जनरेट नहीं होंगे, तो एक मनुष्य अपनी लाइफ एग्जिस्टेंस में तो नहीं देख सकता। और ये सोर्सेज हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, और ये सोर्सेज ज्यादातर पोल्यूशन जनरेट करते हैं। अब हम फाइनल जो प्रोडक्ट है एनर्जी का, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये टेबल आप देख पा रहे हैं, इस टेबल में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंडिया में 3 सेक्टर्स में होता है, सेंट्रल सेक्टर में, स्टेट में और प्राइवेट में, और 4 अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर कि थर्मल एनर्जी, यानी कि कोयले से जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है हमारी, या ये कह सकते हैं कि कितना हम जनरेट करते हैं, 2,21,800 2.59 मेगावाट। और न्यूक्लियर से हम कितनी बिजली जनरेट कर पाते हैं, 6,780 मेगावाट। हाइड्रो से कितनी बिजली, यानी पानी से जहां पर बिजली बांध बना करके जहां पर बिजली जनरेट की जाती है, वो कितना है, 45,487.42 मेगावाट। और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसमें सोलर, विंड एनर्जी आ जाती है, वो है 70,648.60 मेगावाट। और टोटल कितनी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, 3,44,718.61 मेगावाट। और ये जो डाटा है ये 2018 ईयर का है। तो यहाँ पर आप एक चीज क्लियर कट देख रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, थर्मल का है, यानी कोयले से बिजली बनाने के ऊपर हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। बात करते हैं सेकंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मीन्स टू शेयर, शेयर करना। बट क्या शेयर कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर, एक से दूसरे को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शेयर करना। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि एक पर्सन है, यहाँ पर पिक्चर हमने दिखाया है, इस पर्सन ये जो पर्सन है ये इसकी कोई शॉप है, मिस्टर शर्मा इलेक्ट्रिकल्स करके, और ये सप्लाई का ऑर्डर दे रहा है कि मुझे 100 यूनिट ऑफ टेलीविजन आप यहाँ पर सप्लाई कर दीजिए। तो कम्युनिकेशन के जरिए ही ये पॉसिबल हो रहा है कि टेलीफोन कॉल के जरिए ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है कि आप मुझे यहाँ पर दे दीजिए। तो कम्युनिकेशन का रोल इस तरीके से है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर। अब कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है, 2 तरीके हैं कम्युनिकेशन के, पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विसेज क्या है,
पोस्टल सर्विसेज में क्या चीजें आ जाती हैं, जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है या ट्रांसमिशन है वो लेटर्स या पैकेजेस के जरिए होता है, जिसमें हमें किस चीज की जरूरत होती है, पोस्ट ऑफिस की जरूरत होती है, कोरियर सर्विस सेंटर्स की जरूरत होती है। और इंफॉर्मेशन के लिए कि पोस्टल सर्विसेज इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी। इनके ऊपर हमारी प्रेजेंट टाइम में पोस्टल सर्विसेज का रोल है बट थोड़ा कम है कंपेरेटिवली। टेलीकम्युनिकेशन का रोल बहुत ज्यादा है। और टेलीकम्युनिकेशन क्या है, हम सभी इससे फैमिलियर है, सभी यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट इस टाइम पर भी जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने का, वो भी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो टेलीकम्युनिकेशन मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस विद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहां हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करके किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं दूसरे तक। तो इसमें टेलीफोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, इसके अलावा ईमेल्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट टाइम में। इंडिया में क्या स्टेटस है टेलीकम्युनिकेशन के बारे में, तो ये एक टेबल आपको इसके बारे में बता रही है, जहां हमने 1996 से लेकर के 2016-17 तक का डाटा लिया है। और हम इसमें देख सकते हैं कि सेलुलर सब्सक्राइबर्स लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि जो फिक्स लाइन सब्सक्राइबर्स हैं वो पहले 2010-11 तक इंक्रीज किया और उसके बाद क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी जो है वो सेलुलर सब्सक्राइबर की तरफ ज्यादा बढ़ गई है। आप ये अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं कि नॉर्मली अब मोबाइल फोन्स के जरिए ज्यादा चीजें हो रही हैं, क्योंकि उसमें और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि फिक्स लाइन वाले में नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन थर्ड एक कंपोनेंट कह सकते हैं हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है क्या। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू एक्टिविटी दैट फैसिलिटेट फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि जैसे कम्युनिकेशन में क्या था, वहां पर मूवमेंट किस चीज की थी, इंफॉर्मेशन की, बट यहाँ पर मूवमेंट क्या है, फिजिकल मूवमेंट है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो इंडिविजुअल्स की हो। ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे पॉसिबल होता है? लैंड के जरिए हो सकता है, यानी बाय रोड हो सकता है, एयर के जरिए हो सकता है, वाटरवे से हो सकता है। तो इस ग्राउंड पर, इस बेसिस पर ट्रांसपोर्टेशन को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो 4 तरह का ट्रांसपोर्टेशन है। रेल ट्रांसपोर्टेशन, तो रेल ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक कंट्री के पास? उसमें है रेल है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे स्टेशन है, इस तरह इसके अलावा और जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो। दूसरा है रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें आ जाएगी? नॉट इवन व्हीकल्स बट रोड्स आल्सो, सड़कें भी उसी का पार्ट है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन में वाटर रिसोर्सेज होने चाहिए हमारे, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पोर्ट्स होने चाहिए, बंदरगाह होने चाहिए और शिप्स होने चाहिए। एयर ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एयरक्राफ्ट हैं, एयरपोर्ट्स हैं और उससे रिलेटेड और जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो चीजें आ जाती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से 4 तरह का है जो किसी भी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है, तो उसमें हम अभी तक हमने जो भी चीजें की उनको कुछ की पॉइंट्स के जरिए हम रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ पर। कि एक चीज तो ये गौर करने वाली थी कि जितनी हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? कोल का है, और वो है 67%। दूसरा क्या है कि 2019 के अंदर जो पेट्रोलियम यानी फ्यूल एनर्जी का जो हमारा कंजप्शन रहा है वो कितना रहा है? 211.03 मिलियन मीट्रिक टन। और इसका हम सिर्फ 16% ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी का हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया का पेट्रोलियम के कंजप्शन में 3rd रैंक है पूरे विश्व के अंदर। इसके अलावा इंडिया का नेचुरल गैस के कंजप्शन में 14वां रैंक है। और कितना कंजप्शन करता है इंडिया नेचुरल गैस का? 17,53,143 मिलियन क्यूबिक फीट। इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, यानी प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों ही मामले में इंडिया 3rd नंबर पर है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में।
और इलेक्ट्रिसिटी की इंडिया की जो कैपेसिटी है, ग्रिड की जो कैपेसिटी है, ऑन द बेसिस ऑफ 31 अक्टूबर 2020 इट इज 373.436 गीगावाट। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड हाफ पर, जो क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करता है, कि किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट कैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कैसे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस प्रोडक्टिविटी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास डेवलप है तो उत्पादकता बढ़ती है। किस तरीके से? अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे पास परमानेंट मींस नहीं है, सपोज कीजिए इरिगेशन के लिए हमारे पास, तो हमारी जो डिपेंडेंसी है किसी भी कंट्री की, वो किसके ऊपर होगी? रेनफॉल के ऊपर होगी। तो चाहे बीज बोने की जो भी सिचुएशन है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेनफॉल पर। रेनफॉल होगी तो टाइमली बीज बोया जा सकेगा, नहीं तो नहीं। तो उसमें क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। बट अगर हमारे पास परमानेंट मीन्स हैं इरिगेशन के, तो हम समय पर क्या कर सकते हैं? बुआई हो सकती है, तो प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ेगा। इसी तरह से अगर इंडस्ट्री के फील्ड के अंदर हम बात करें, तो वहां पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी है थ्रू आउट, मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर नहीं है तो ऑब्वियसली लैकिंग होगी, उसके अंदर समय पर प्रोडक्शन नहीं होगा, हम समय पर अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना प्रोडक्टिविटी जो है वो कम रहेगी किसी भी इकोनॉमी के अंदर। दूसरा क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। अगर किसी इकोनॉमी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहां पर निवेश को बढ़ावा मिलता है। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि कोई ऐसा ऐसा एरिया जहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं है, मतलब सड़कें नहीं है, वहां पर कोई रेलवे से पहुंचने का कोई जरिया नहीं है, वहां पर कम्युनिकेशन नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी वहां पर नहीं पहुंची, तो वहां पर क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जाकर के निवेश करेगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा? बिल्कुल भी नहीं लगा सकता, है ना। तो वो कब पॉसिबल होगा? जब वहां पर ये सारी चीजें हों, क्योंकि प्रोडक्शन उसे करना है, उसके बाद उसको वहां पर रॉ मटेरियल भी लेके आना होगा, वहां से उसको तैयार माल भेजना भी होगा। बट अगर वहां पर उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये सब चीजें हो ही नहीं सकती। इट मीन्स वो वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। पर अगर ये सब चीजें हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट अपने आप ही होगी। और इसी चीज को ध्यान में रख करके इंडिया में पिछले 15 से 20 सालों के अंदर क्या किया जा रहा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया जा रहा है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, और इन्वेस्टमेंट बढ़ भी रही है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें इसीलिए की जा रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, और इन्वेस्टमेंट होगी तो नेचुरली डेवलपमेंट भी होगी। थर्ड जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट लिंकेज इन प्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है कि जितने भी उद्योग हैं उनमें एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? लिंक जनरेट हो जाते हैं। जैसे कि हम कहें कि हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हमने प्लांट लगाया, तो बिजली बन रही है। तो बिजली बनेगी तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है, वो नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या होगा कि इंडस्ट्रीज को ज्यादा समय बिजली मिलेगी, वो ज्यादा समय काम करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो और उद्योग हैं उनके साथ लिंक जनरेट होता चला जाएगा। तो एक इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से दूसरे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट अपने आप होने लग जाएगी, और वहां इन्वेस्टमेंट भी अपने आप होने लग जाएगी। और इस तरीके से एक इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ, एक इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर होती है, अगर उसके पास डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो। फोर्थ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एनलार्जेस मार्केट साइज। अब अगर किसी भी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करनी है, विकास करना है, तो उसे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना होगा, यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन करना होगा। और बड़े पैमाने पर उत्पादन तभी संभव है जब मार्केट का साइज बड़ा हो। यानी कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सिर्फ लोकल एरिया से बाहर निकल करके ब्रॉडर एरिया में, फार ऑफ प्लेसेस पर भेज सकते हैं। वहां से भी आगे निकल करके आप इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं। तो जब ऐसा होगा तो ही क्या होगा? लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा, तो ही जा करके क्या होगा कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, स्पेशलाइजेशन होगा। ये सब चीजें कब पॉसिबल हैं?
जब क्या चीजें होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जब हमारे पास ये सुविधा होगी कि हम उसे दूर दूर दराज के क्षेत्रों में बेच सकते हैं या हम इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं, तो वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटी टू वर्क, यानी हमारी जो काम करने की योग्यता है। मतलब जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना सिर्फ जो फिजिकल कैपिटल है हमारी या जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, उनकी ही प्रोडक्टिविटी को इन्हांस नहीं करता है, बल्कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एबिलिटी टू वर्क को भी इन्हांस करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो एक व्यक्ति अपने लोकल एरिया में ही काम देख पाएगा, वहीं पर वो अपनी सेवाएं दे पाएगा। बट अगर उसके पास ये सारी अवेलेबिलिटी है तो वो क्या कर सकता है, वो फार ऑफ प्लेसेस पर जा करके क्या कर सकता है, काम कर सकता है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी उसकी। इसी तरह से अगर टेलीकम्युनिकेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हैं अब इस समय, उसके जरिए अब इस टाइम पीरियड में तो हम देख ही रहे हैं घर बैठ करके भी काम हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसने क्या किया है इंफ्रास्ट्रक्चर ने, कि हमारी जो एबिलिटी टू वर्क है उसको इम्प्रूव कर रहा है। तो एबिलिटी टू वर्क बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी। एंड द लास्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर किसी देश के पास अपने कंट्री के अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इतने ज्यादा नहीं है, तो वो क्या देखता है कि दूसरे देशों से निवेश को हम इनवाइट कर सकें। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ तो भी मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है कि हमारे देश में आकर के निवेश कीजिए। वो कब पॉसिबल होगा, जब हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स, कोई भी फॉरेन कंपनीज किसी ऐसे देश में जाकर के निवेश नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे जहां पर के इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, जहां रोड्स ना हो, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ना हो, जहां कम्युनिकेशन ना हो, जहां इलेक्ट्रिसिटी जो है पर्याप्त मात्रा में ना हो, बिजली की उपलब्धता, वहां पर कोई भी जो विदेशी कंपनी है वो आकर के निवेश नहीं कर सकती है। तो निवेश करने के लिए क्या, उसे उसे ये सारा सेटअप चाहिए, ये सब सेटअप पहले से होगा तो ही जाकर के कोई विदेशी कंपनी आकर के निवेश करने को तैयार होगी। तो इस तरीके से हम एक चीज यहाँ पर जान गए हैं कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो पहले हमारे पास जो हमारा बेस है, आधारभूत संरचना, वो तैयार होनी चाहिए। आधारभूत संरचना तैयार होगी तो विकास होगा ही होगा। और अगर हम एक स्टडी भी देखें, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, अगर हम उनके उसको देखते हैं तो वहां उन सभी विकसित देशों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा विकसित है। तो अगर विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही होगा, इट इज नेसेसरी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा जिसमें हम बात करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और कैसे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।